वेलकम टू माय चैनल। आई नो आप लोगों का जो है कल 24 दिसंबर को 213 का पेपर है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको आपके लिए नोट्स की वीडियो अपलोड कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, ये हैं मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, वो ये है कि मैम हम कैसे पढ़ें, हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं किया, अब हम 1-2 दिन में तैयारी कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिकली, जब आपका कल ही पेपर है तो पहली बात तो ये मतलब कि आप सिर्फ इस उस पे नहीं रह सकते कि आप ज़रा सा पढ़ो और आपके फुल मार्क्स आ जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम में पासिंग क्राइटेरिया के लिए हम कुछ यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। बस कोशिश करना ये ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्मली है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप जो भी मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिख रखे हैं ना, आप कोशिश करो कि बस वो आप कवर कर लो, अदर फिर आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कर लोगे तो उससे एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल्स है, डेवलपमेंट मॉडल्स को आप बस रीड कर लो। ठीक है, यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मोस्टली हर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये हर एग्जाम में इसीलिए आता है क्योंकि इसके जो फेजेस हैं, जो स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो टीचर्स ये देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने जून 2024 का पेपर खोला है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे, इसमें भी पूछा गया है कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जबकि जून 2024 में, और यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि ये 10 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स कोशिश करो कि वाटरफॉल मॉडल ज़रूर पढ़ लो। ठीक है, और इसकी जो फेजेस हैं फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो कि किसी भी मॉडल या SDLC के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं, वो कुछ फेजेस कॉमन होते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में होता क्या है, आप रट्टा मत मारो, आप सिर्फ उस चीज को समझो। देखो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, एम जो है दिस फेज का वो ये होता है कि अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली। मतलब कि हमें एग्जैक्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें हमेशा यही पता लगाना है, चाहे हम अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि मतलब कि देखो, साफ साफ लिखा है, डिस्क्राइब द व्हाट ऑफ द सिस्टम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड नॉट हाउ। मतलब कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें कैसे करना है वो नहीं, हमें सिर्फ क्या प्रोड्यूस करना है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है। और डिज़ाइन में तो नॉर्मल आपको पता ही है कि सिस्टम डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे सिंपल है, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप इस सबको पढ़ भी लोगे ना, तब भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ठीक है, सो ये इसके 5 फेज है। कोशिश करना वाटरफॉल मॉडल की एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके फेज पढ़ के जाना। ठीक है, अगर आप ये फेज पढ़ लोगे तो बिल्कुल एग्जाम आपका, मतलब कि आपके 5 to 10 मार्क्स तो एटलीस्ट बच जाएंगे अगर आप अच्छे से लिखोगे। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस दे रही हूँ जो ये कहते हैं कि मैम हमें ये सब पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जैसे हमें सिर्फ हेडिंग याद है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इग्नू वाले जो टीचर्स चेक कर रहे होते हैं, अगर आप उसकी स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन्स सही लिखते हो, सपोज आपने यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल लिखा, उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन सही लिखी, आपको नीचे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी बुक में से जो भी कंसेप्ट याद आ रहा है आप उसे लिख के आ जाओ। ठीक है, आप फेजेस यहाँ पे लिख रहे हो, फेजेस का आपने फर्स्ट पॉइंट सही लिखा, फर्स्ट पॉइंट की आपने 2 लाइन अपने से बना दी, उसके बाद आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो भाई कुछ भी लिख के आओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उससे ही लिख के आओ, बस उसमें ये 2-3 वर्ड ऐसे घुसा देना। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ उसी का, लेकिन बस लिख के आओ। अब 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो पूरे के पूरे 2 पेज भर के आओ, चाहे हर पॉइंट की स्टार्टिंग की 2 लाइन सही लिखो, नीचे उसके कुछ भी लिखो। ठीक है, ये हमारी वाटरफॉल मॉडल की बात हो गई। अब देखो, यहाँ पे है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। मैंने आपको क्या बोला, मेरे इस पूरे नोट्स में जो भी पिछले ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप बस उसको कवर कर लो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें, ये जून 2024 का जो पेपर है, इसमें हमारा क्या आया हुआ है, डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वाटरफॉल, SRS। SRS फ्रेंड्स इतनी इंपॉर्टेंट है ना, SRS हर क्वेश्चन पेपर में आती है, हर उसमें आती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उसमें आती है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोकोमो मॉडल है, कोकोमो मॉडल मतलब कि कभी कभी आ जाता है, मतलब कि मोस्टली आता है, लेकिन SRS जैसे और वाटरफॉल मॉडल हर बार आता है, मोस्टली 90% आता ही आता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, 2 मॉडल्स पूछने हैं उसमें डेटा एनालिसिस के। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमें पता लग गए, एटलीस्ट आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देख सकते हो ना। आप देखो, आपका ये पेपर 100 मार्क्स का है, आप अपने 50% मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो ना। 50% मार्क्स में आप ये देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं।
देखो इसके मैंने क्या लिख रखा है, फेजेस सेम है वाटरफॉल मॉडल की तरह, ठीक है। तो आपको बस इटरेटिव एनहांसमेंट में क्या पढ़ना है कि ये बेसिकली मॉडल ये करता क्या है, ये वाटरफॉल मॉडल से अलग कैसे है, आप सिर्फ ये पढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इटरेशंस बना रखी हैं, ये इटरेशन से आपको पता चलेगा, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, आपको बस हर मॉडल को अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लो, जिसके आगे मैंने ये लिख रखा है ना कि वो एग्जाम में आया है रेड पेन से, तो कोशिश करो उसको पढ़ लो। एटलीस्ट याद नहीं कर सकते तो पढ़ लो, थोड़ा माइंड में तो रहेगा। स्पाइरल मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटरफॉल मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पाइरल मॉडल हर बार नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके भी फेजेस हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ये स्पाइरल मॉडल का कुछ वो है, आपको अगर आप इसको हल्का सा भी देख के एक बार भी बनाओगे ना तो बन जाएगा। नॉर्मल जलेबी बनानी है तो बन जाएगी, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये जलेबी बनानी है, ठीक है। उसके आपको ये याद करना है कि रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप, ये सब हमारे क्या क्या वो है, ठीक है। अब देखो SDLC मैंने आपको ऑलरेडी बताया, SDLC बहुत इंपॉर्टेंट है, SDLC आप जरूर पढ़ के जाना है। SDLC की डेफिनेशन और ये जो पूरी लाइफ साइकिल है ये हमें पता होनी चाहिए, इसके फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रॉब्लम्स इन SRS। अब उन्होंने डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया कि SRS के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, आप हमें वो बताओ, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मली पता है कि आप अगर एजम्पशंस गलत बता दोगे, रॉन्ग लैंग्वेज का यूज कर दोगे, अगर आपने क्या रिक्वायरमेंट, हमने एक रिक्वायरमेंट फेस पढ़ा था अभी, अगर रिक्वायरमेंट फेस ही गलत हो जाएगा, जो कि अभी हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था, अगर आपको वही आप गलत बता दोगे तो फिर, तो इसीलिए बोला जाता है SDLC। अभी आपने यहाँ पे जो भी ये फेज याद किए ना, ये सब में आपको कोई भी ऐसा लगा कि आप इसमें से कुछ भी गलत कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस वही आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे हमारा है व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जरूर आता है, और इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, इससे सिंपल लैंग्वेज आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकती है। देखो इसमें मैंने साफ लिख रखा है फैक्टर्स, जैसे कि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, स्टोरेज स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, टाइमिंग, सिंक्रोनाइजेशन। नॉन फंक्शनल में आपको पता ही है कि दे डिफाइन द प्रॉपर्टीज और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का डिफरेंस जरूर पढ़ लेना एक बार जाने से पहले, ठीक है। SRS का भी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा ही है, उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है तो पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मेन क्या है, इस पॉइंट्स को याद रखना, आपको एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर दिया जाएगा जिसपे आपको SRS लिखनी है, ठीक है। यहाँ देखो उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज SRS, इन विच फेज ऑफ SDLC इज इट प्रिपेयर्ड, गिव SRS आउटलाइन, इन्होंने ये दिया है। अभी वो कुछ और भी कह सकते थे, वो ये कह देते हैं ऑनलाइन जो मतलब कि रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम है या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ऊपर SRS लिखो। आप बस ये पॉइंट जरूर याद करके जाना फ्रेंड्स, ये फ्री के 10 मार्क्स है, इसको प्लीज मत छोड़ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक, ये सिर्फ हेडलाइंस याद करके जाना, किसी पे भी SRS लिखने को आएगी आप इसके अंदर लिख सकते हो। पर्पस पूछा जाएगा, पर्पस तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो ना, कि अगर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका क्या पर्पस होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होंगी, उसके आप एब्रीविएशंस क्या बना सकते हो, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आप बस SRS के ये पॉइंट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये मैं आपको कोई छोटी सी वो बता रही हूँ, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको इसमें सब पता चल जाएगा कि आपको एटलीस्ट पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मॉडलिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर। मॉडलिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर में आपको बस इसको हल्का सा पढ़ना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं चलेगा, बस उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने मेरे को नोट्स परचेज करने हैं तो मेरे को कमेंट आउट कर देना, क्योंकि एज सिर्फ कल एग्जाम है तो आज के लिए मैंने ये ऑफर रखा है, ये नोट्स 100 रुपीज़ में मैं आपको दे दूंगी, मतलब कि ये PDF जो है, इस PDF के 2 पार्ट है तो वो आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मैं आपको दे दूंगी, बिकॉज कल पेपर है तो सिर्फ आज के लिए ही ऑफर है, ठीक है। उसके बाद देखो एनवायरमेंट मॉडल है, एनवायरमेंट मॉडल को पढ़ना हो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसको जरूर पढ़ना। डेटा डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, ठीक है। इससे हमारी बेसिकली जो DFT है ना हमारी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, इसीलिए डेटा डिक्शनरी को जरूर पढ़ के जाना। कभी कभी 2 या 5 मार्क्स में डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, मतलब ये नहीं है सब पढ़ो, ऐसे आपको कि मैम आप तो हर चीज पढ़ने के लिए कह रहे हो, नहीं। मेरे कहने का मतलब है अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा डेटा डिक्शनरी, उसके नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा कि एग्जाम में आया हुआ है, तो बस उसकी 4 लाइनें पढ़ लो, कितनी देर लगेगी 4 लाइनें पढ़ने में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ जो एग्जाम में आया है। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग हमारा यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारा प्रोटोटाइप एक प्रोसेस होता है कि हम जो अपने सॉफ्टवेयर है उसके एक मॉडल्स क्रिएट करें, तो बस उसके बारे में पढ़ लो। अब ये 3 पॉइंट, अब आपको 3 पॉइंट पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है मत पढ़ो, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि आया हुआ है तब तो कर ही सकते हैं,
ठीक है, मतलब उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपका ही वो है, क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या, इग्नू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर प्रीवियस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आया ना तो वो रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। देखो ये सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बस ये वाली 4 लाइनें पढ़ जाना, इससे इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, और उसके पैरामीटर्स की अगर ना पढ़ना हो तो बस ये हल्के से पॉइंट्स कवर कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा ही है डेटा डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन, ये सब आया हुआ है, ये अभी क्वेश्चन में भी आया हुआ था, हमने अभी ये जो प्रीवियस ईयर का ये देखा है इसमें भी कुछ तो था इससे रिलेटेड। देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, तो कोशिश करना इसका पढ़ लो। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलर डिज़ाइन का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसमें से 2-4 लाइन इसमें से देख सकते हो। कोहेजन और कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस सिर्फ इस कंसेप्ट से कभी इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना, एटलीस्ट इसकी डिफाइन पढ़ जाना, इसके पॉइंट्स का नहीं है तो कपलिंग और कोहेजन बस पढ़ जाना, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो कपलिंग और कोहेजन का मैंने डिफरेंस बता रखा है, इसको पढ़ लेना। इंटरफेस डिज़ाइन की बस ये 2-3 लाइनें पढ़ लेना, इनफ है। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कभी कभी आ जाता है तो अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम जो आपने बताया हुआ एग्जाम में नहीं आया, बिकॉज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ, इसमें से आ सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स पढ़ लेना। सॉफ्टवेयर क्वालिटी आजकल ये लोग बहुत पूछने लगे हैं, पिछले एग्जाम में भी आया था, इसमें भी है आई गेस, मैंने अभी देखा था, ये देखो ये रहा, एक्सप्लेन एनी 9 एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं ना उसको भी पढ़ जाओगे तो भी मार्क्स आने के फुल चांसेस हैं, फुल मतलब पासिंग क्राइटेरिया, पास हो सकते हो। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई गेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस तो नहीं था, बट ये शायद मैंने अभी पिछले पेपर में देखा था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ एसक्यू है ये, अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ लिया तो आप खुद भी लिख दोगे। सॉफ्टवेयर रिव्यू के बस ये मतलब कि जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ना उसके बस उसका एक पैराग्राफ जरूर पढ़ जाना और उसका ये देख लेना वो होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स, और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होता है इसकी 2-3 लाइन भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेन है, यहाँ पे लिखा मैंने नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज इसके अंदर डीप डाउन में क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे वेरियस लेवल्स पूछे गए हैं SCI CMM मॉडल के। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब हम ब्लॉक 2 पे आते हैं। देखो प्रोजेक्ट मैट्रिसेस जो है डिफरेंट टाइप की है, उसके क्वेश्चंस एक बार देखो कितने पूछे गए हैं, एक बार क्वेश्चंस पे नज़र मारो कितने पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी से ही पता चलता है ये कंसेप्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं वो कुछ अच्छे आ जाए। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कोई हमारा आया है तो हम देखते हैं, लेट्स सी 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 ओके, हमारा 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, 2024 में नहीं आया लेकिन शायद पहले आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो आप एक बार ये पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस मैट्रिक्स, इसको पढ़ना हो तो ठीक है, वरना इसकी एक लाइन पढ़ जाना बस। ठीक है, इतनी लाइन पढ़ जाना बस, इट्स इनफ। ठीक है, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स आपको पता ही होगा आई गेस, क्योंकि अभी हमने पीछे मैट्रिक्स पढ़ा था, तो ठीक है। ओके, ये गलती से पेज जो है ये हमारा उल्टा है, तो इसमें है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये कभी कभी हमारा आ जाता है, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है, देन आपका आता है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल के देख लो, मैंने ऑलरेडी 4 बार लिख रखा है कि वो प्रीवियस ईयर में आ गया, और ये मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किए थे। तो यहाँ पे भी कोकोमो मॉडल देखो, यहाँ पे भी आया हुआ है 10 मार्क्स में, इसीलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर जाओगे तो कुछ परसेंट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आते हैं पुतना मॉडल्स पे, जो मॉडल है ना उसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मॉडल के भी 2 आए हुए हैं, मतलब कि कोई ना कोई एक मॉडल पूछ लेंगे, वो सारे एक साथ तो ऑफ कोर्स नहीं पूछते, जैसे अभी वाले एग्जाम में कोकोमो पूछ लिया उसके अगला कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे अब देखो इसके हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं तो मतलब कि पढ़ना बनता है, आ सकता है, राइट। ठीक है,
तो ये आपका ये हो गया रिस्क वाला। अब इतना सब कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस इतना ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो जो पूछा गया ना बस उतना पढ़ लो, चाहे तो उसकी हेडलाइन पढ़ो पर पढ़ लो, ठीक है, छोड़ना मत बस किसी भी टॉपिक को, खास करके जो प्रीवियस ईयर में है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। अब देखो रिस्क डिस्कवरी की वो लिखी है फुल, बस इसको एक बार नज़र मार लो। पता है फ्रेंड्स, अगर आप चाहोगे ना तो सब हो जाएगा। अगर आप अभी मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, अभी आपका पेपर कल है, तो अगर आप कोशिश करोगे आप रात में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिए हुए जिसमें मैं सिर्फ रात में मैंने अपनी बुक उठाई हो, ठीक है। तो सब हो जाता है, बस हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है। शेड्यूलिंग मेथड्स क्या है, शेड्यूलिंग मेथड्स के देखो क्वेश्चंस देखो एक बार कितने सारे आए हुए हैं। हमें अभी जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, सिनॉप्सिस जो जाता है और रिपोर्ट जो जाती है, उसमें भी शेड्यूलिंग मेथड क्या होता है, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर आता है क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट का बस ये ज़रूर पढ़ना कि ये बनता कैसे है, इसका ये क्या होता है। ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा गैंट चार्ट बनता कैसे है और पर्ट चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट की बस डिफाइन पढ़ जाना, उसकी फुल फॉर्म देख जाना, ये इनफ है, ठीक है। आप अपने से बना के लिख दोगे। पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट जब भी आए ना उसका एग्जाम्पल दे देना, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमें रिक्वायरमेंट में इतना टाइम लगा, हमें कोडिंग में इतना टाइम लगा, ऐसे करके। और ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का तो मैं क्या ही बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैंने क्वेश्चन भी डाल रखा है, डिफरेंस आया हुआ है ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स में, ठीक है। अभी मैंने शायद से यहाँ पर भी देखा था, कहाँ गया हमारा, ये देखो ये रहा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो बाउंड्री लेवल एनालिसिस, इसको पढ़ने का मन हो तो देख लेना, कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता, ठीक है। ये बाउंड्री लेवल एनालिसिस ही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो फटाफट से आ जाओ म्यूटेशन टेस्टिंग पे। म्यूटेशन टेस्टिंग की बस ये 4 लाइन भी पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो कुछ पढ़ के जाना। मैं आपको सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप कुछ पढ़ लोगे ना तो आपको पता होगा। देखो लेवल ऑफ टेस्टिंग जरूर पढ़ के जाना और इसको पूरा पढ़ के जाना। इसमें 3 ही है, यूनिट, इंटीग्रेशन और सिस्टम। इसको जरूर पढ़ के जाना पूरे के पूरे को। इसमें से वो एक सिंगल भी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, सपोज करो उन्होंने ये पूरा 5 मार्क्स में पूछ लिया तब, तो इसको आपको ये पता होना चाहिए। डिबगिंग आप लोग को नॉर्मली पता ही होती है क्या होता है, उसमें क्या क्या बग्स वगैरह हैं, डिबग कैसे करते हैं हम उसको, तो आई होप सो ये आप लोग बना के लिख लोगे। अगर फिर भी बना के आपको नहीं पता डिबगिंग क्या होती है, क्योंकि आई गेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली लाइन में हर किसी को पता होता है, ठीक है। तो इसकी अगर 4 लाइन भी पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, तो पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। देन हम आते हैं टेस्टिंग टूल्स पे, रैशनल टेस्ट वगैरह और EQ टेस्ट जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ना डीप डाउन क्वेश्चन है, तो ये कभी कभी उसके अंदर से पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी पूछते हैं, सो नॉट मेजर इंपॉर्टेंट। देन बेस लाइन है, बेस लाइन की अगेन ये 4 लाइन पढ़ लेना, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट है और प्रोसेस है चेंज मैनेजमेंट का, तो इसीलिए आपको बस इसका नॉर्मली ये चीज़ें पढ़नी है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल थोड़ा हो सके तो पढ़ के जाना। वर्जन कंट्रोल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, अगेन चेंज कंट्रोल हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सॉफ्टवेयर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्मेट के आपको क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं कितने सारे हैं, तो आप एक बार इस पर नज़र ज़रूर मार लेना। इसमें हमें बस SRS की तरह होता है, हमारा कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमें उसको वो करना होता है, ठीक है। तो बस आपको इस पर नज़र मारनी है। ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग क्या होती है, इसकी भी 2-3 लाइनें ज़रूर पढ़ के जाना, ये आ जाता है आजकल एग्जाम में, क्योंकि ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग आजकल हमारा सिमिलर होने लगा है, तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के कैरेक्टरिस्टिक तो आप खुद भी बना लोगे आई गेस, सो आई डोंट थिंक सो इसको पढ़ने की नीड है। इशू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो देख लेना। देन है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है, चैप्टर 10 में इतना कुछ था नहीं इसलिए मैंने ये इमोजीज बना रखे हैं, ठीक है। देन है आपका केस टूल्स, ठीक है। केस टूल हमारे पास आ जाता है क्योंकि केस टूल के जो अंदर की कैटेगरीज होती हैं ना वही हमसे पूछी जाती हैं, तो इस पे आप एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, चाहे आप पूरा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जितना ही मैंने बताया ना ऊपर अगर वो सब भी पढ़ के जाओगे तो मतलब कि कुछ परसेंट आपके चांसेस हैं पास होने के। केस रिपोजिटरी पढ़ जाना। देन है प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, ये आ जाता है। देखो अभी हमने पीछे बेस लाइन वगैरह पढ़ी थी क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने वो, मैं कह तो रही हूँ अगर आपने जितना पढ़ा, अगर आप पूरे नोट्स में से अगर आप 10 चीज़ें ही पढ़ के गए हो, एग्जाम में 20 क्वेश्चन भी आते हैं ना, उन्हीं 10 चीज़ों को घुसा दो, बस कोशिश करना उनकी हेडलाइन सही लिखो, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 1 था। देन यहाँ पे देखो
हमने पार्ट 2 खोल लिया है। पार्ट 2 में बस 14 ही पेज है। तो देखो, यूज ऑफ मैथमेटिक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप कहोगे मैम मैथमेटिक कहाँ से आ गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हमारा है क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये क्लीन रूम वाला कंसेप्ट फ्रेंड्स आजकल थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो अगर हो सके तो इसको पढ़ जाना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना बेशक, ठीक है। तो मैंने अब आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस तो बता ही दिए। सॉफ्टवेयर का रीयूज़ क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे भी इस पे लिखा हुआ था सॉफ्टवेयर की रीयूजेबिलिटी वगैरह, अभी हमने पढ़ा था। वेयर इट इज़, देखो ये वेब एप्लीकेशन टीम का हमारा क्वेश्चन देखा था ना अभी। ओके, ठीक है। तो हो सकता है इसमें नहीं होगा। ओके, सो अब हमारे आते हैं कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये बेसिकली सीबीएसई के नाम से जाना जाता है, सीबीएसई बोर्ड नहीं ऑफ कोर्स। कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका एक अलग गोल होता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें, बस आपका यही सब है। देन री इंजीनियरिंग वगैरह तो आपको पता ही है एग्जाम में कितना है, अभी वाले एग्जाम में भी आया हुआ जो अभी हमने क्वेश्चन खोला था, ठीक है। लाइफ साइकिल, इसको जरूर पढ़ जाना। रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग में हमेशा डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ भी पूछा गया था, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप कवर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैम प्लीज़ एक बार बता दो, ठीक है। तो वो आप मेरे को बता देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट आउट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।